जय हिंद दोस्तों। एक नई हेडिंग की एक नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। और इस चैनल में हमारे RP10 एजुकेशन चैनल में, और आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो देखा होगा और बिना देखे आपसे रह नहीं जाएगा। अगर एक भी वीडियो आपने देख लिया, इसलिए कि मेरा जो पढ़ाने का कंटेंट है वो एकदम सबसे हटके है। और सबसे हटना इसलिए है कि एग्ज़ाम में आप कैसे पढ़ के कैसे उत्तर को लिखना है, उससे रिलेटेड एकदम सेम टू सेम मैं आपको व्हाइट बोर्ड में लिख कर और बताता हूँ और पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि दो चार हेडिंग यहाँ वहाँ की देकर आपको कह दे कि इकाई समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। प्रत्येक इकाई की प्रत्येक हेडिंग, प्रत्येक टॉपिक आपको लिखकर समझाया जाएगा, और ऐसा समझाया जाएगा कि आप उसको जैसे नोट्स बनाएंगे सेम उसी तरह आप परीक्षा में आ जाएगा। आपको लिखना है 100% आप नोट्स बना लेंगे। 100/100 क्वेश्चन आपको मेरे चैनल से और इस नोट्स से फंसेगा, ये मेरा आप लोगों से दावा है। तो इसलिए आप लोग देखिए कि आज एक नई परिभाषा है, ये विशेषताएं पढ़ाना है मुझे। तो संप्रेषण की विशेषताएं आप लोग देख रहे हैं, ये जो हेडिंग है वो लिखी है संप्रेषण की विशेषताएं, यानी संप्रेषण के अंदर कौन सी विशेषता होती है ये आप जानिए। तो पहले पढ़ेंगे तब तो जानेंगे। इसलिए आप संप्रेषण तो पढ़ लिया, संप्रेषण की परिभाषाएं पढ़ लिया, लेकिन इसकी विशेषता क्या है जिसकी वजह से आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत रुचिकर चैप्टर है, इसलिए आप सभी लोग जो है इसे ज़रूर देखें। और आप सभी लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए एडवांस में वेरी थैंक्स, और सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए अनंत धन्यवाद आप सभी लोगों को। इसलिए जो है आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपका डीएलएड कंप्लीट कोर्स आपको तनिक भी नंबर तो आपके 90+ ही आएंगे यदि आपने मेरा चैनल पढ़ लिया, तो नोट्स बना लिया तो 90+ आएगा 100%। तो आज आप लोग देखिए कि पॉइंट वाइज ये लिखा हुआ है, 8 पॉइंट तक लिखा हुआ है। 8 ही पॉइंट में मैंने सारी विशेषता को आपको एक निष्कर्ष के रूप में बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 है ये, जहाँ से कि ये वाली लाइन है, संप्रेषण सदैव एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। यानी संप्रेषण की क्या विशेषता, हमेशा ये बढ़ती है, चलती रहती है ना, गति। यहाँ पर गत्यात्मक को आप गति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गति। समझ लिया आप लोगों ने कि गत्यात्मक मतलब होता है गति। ये हमेशा संप्रेषण चलता रहता है ना, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। नंबर 2 देखिए, संप्रेषण द्विपक्षीय होता है, संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला। तो क्या है, संप्रेषण द्विपक्षीय होता है, अर्थात इसमें एक पक्ष नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के होने से या एक पक्ष होने से संप्रेषण नहीं संभव है, नहीं होगा। तो एक होता है संदेश देने वाला, एक संदेश प्राप्त करने वाला। तो संदेश देने वाला और संदेश ग्राही भी होता है, क्योंकि शब्द यूज किए जाते हैं एग्जाम के पैटर्न में देखा जाए तो संदेश ग्राही भी कहा जाता है, ग्रहण करने वाला, और यहाँ संदेश देने वाला। तो कभी घबराइएगा नहीं कि संदेश ग्राही क्या है, संदेश प्राप्त करता होता है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट विशेषता है संप्रेषण की कि संप्रेषण में शिष्टता एवं नम्रता का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण में शिष्टता एवं नम्रता का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है संप्रेषण में? शिष्टता और नम्रता, यानी अपने जो है मर्यादा को और दूसरे को मर्यादा को बनाए रखना, और नम्रता और विनम्रता से संप्रेषण करना। जो कम्युनिकेशन होगा, जो बातचीत होगा, वो एकदम शिष्टाचार के अनुसार आप अपनी बात रखिए सामने वाले से, या नम्रता विनम्रता का प्रयोग करते हुए। इसलिए जो है संप्रेषण सफल होगा, अन्यथा संप्रेषण कहाँ होगा, बीच में ही विवाद खड़ा हो जाएगा। तो अपनी बात कहीं भी संप्रेषण में रखनी है तो सहजपूर्वक रखनी है।
तो इसलिए जो है आप लोग देखिए, तीसरा पॉइंट नोट करिए। चौथा पॉइंट है संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रक्रिया है। बातचीत जो है, दो पक्षीय बातचीत या दो से अधिक लोगों की बातचीत जो है वो एक मनोवैज्ञानिकता पर आधारित करती है और सामाजिकता पर। तो ये दोनों ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात ये एक प्रोसेस है। क्या? मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक। क्या? संप्रेषण। संप्रेषण का जो प्रोसेस है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक है। अगला पॉइंट है पांचवा, संप्रेषण प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? अंतःक्रिया और पृष्ठपोषण का होना आवश्यक है, तभी संप्रेषण आगे गत्यात्मक होगा, बढ़ेगा। फिर नंबर 6 देखिए, प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है। यानी अगर ये पूछ ले क्वेश्चन में कि प्रभावी संप्रेषण शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है, तो आप सभी लोग इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा कि एक बुनियादी तत्व जो है कैसा हो सकता है? एक प्रभावशाली संप्रेषण में हो सकता है। ये आप कह सकते हैं कि एक बुनियादी तत्व क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे किसमें? एक उत्तम शिक्षण में प्रभावशाली संप्रेषण जो होगा वो उत्तम शिक्षण होगा, तभी एक बुनियादी तत्व बनेगा। कब बनेगा? जब आप उत्तम शिक्षण करेंगे तब। फिर उसके बाद देखिए संप्रेषण नंबर 7 में देखिए, संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। यानी संप्रेषण का मतलब है, दो पक्ष में बात होने का मतलब है कि उसका कोई हल जरूर निकले। इसलिए आप सभी लोग जो है ये समझिए कि इसका उद्देश्य पूर्ण होता है, ये उद्देश्य को पूर्ण मानकर संप्रेषण किया जाता है। पॉइंट नंबर 8 में देख लीजिए, संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है, अर्थात वो एक स्थायित्व प्रदान करता है दोनों के बीच, दोनों पक्ष के बीच ना, उनकी बातों को एक स्थायी मान्यता दी जाती है। उनके जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनके अंतर्गत जो उनकी शर्तें होती हैं, उनको क्या है? स्थापित जो है करने की प्रक्रिया है, उसको मान्यता पूरी तरह दी जाती है कि ये सब बातें हमारी आपकी डील हो गई। तो ऐसा जो है होता है। तो आप सभी लोग संप्रेषण की विशेषताएं इसे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद जो है अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।